IVM। कहते हैं जब साख पर आपके खतरा मंडरा रहा हो और कई तरह के सवाल आपके सामने मुंह बाए खड़े हो तो फिर भारतीय क्रिकेट उनका जवाब बहुत बेहतर तरीके से देती है। और खास तौर से 2018 के बाद से जब जब क्राइसिस आई भारतीय टीम के सामने तो भारतीय टीम ने उन तमाम क्राइसिस, उन तमाम परेशानियों का सामना डट के किया है। अब इस बार परेशानी थोड़ी अलग है। जो कुछ मैदान के बाहर चल रहा था उसका असर सीधे तौर पर मैदान के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि कमजोर सी दिखने वाली दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पहले टेस्ट सीरीज जीता और अब वो वनडे सीरीज जीतने के कगार पर है। आज बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली दूसरी वनडे मुकाबले के बारे में। साथ ही बात करेंगे कि क्या दक्षिण अफ्रीका ये वनडे सीरीज जीत सकती है, क्या कुछ बदलाव भारतीय टीम करेगी। और उससे भी बड़ा सवाल वर्ल्ड कप को लेकर है, क्योंकि अभी सुबह सुबह जो बड़ी खबर आई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप 2022 का पहला मुकाबला खेला जाएगा। उसमें भी बातचीत करेंगे। सबा भाई और निखिल भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर। निखिल भाई, बड़ी खबर अपने आप में, और कैसे आप देखते हैं, बदला लेने की बारी देख रहे हैं? हालांकि पाकिस्तान ज्यादा बेहतर स्थिति में लग रहा है क्योंकि वो ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं पिछले 6-8 महीने से। अब पहला मुकाबले की जो खबर आ रही है वो है कि अक्टूबर में जो पहला मुकाबला होगा, यानी 23 अक्टूबर को भारत जो पहला मुकाबला खेलेगी वो पाकिस्तान से खेलेगी। ये बदला बिल्कुल रहेगा। और मुझे लगता है जो विश्व कप के मुकाबले हैं राजीव भाई, पिछली बार इसमें कोई दो राय नहीं है, बढ़िया अंदाज से वो क्रिकेट खेले थे, 10 विकेट से वो मुकाबला जीते थे। टॉस कितना बड़ा फैक्टर रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, यूएई में खेल रहे थे, तो साफ तौर से पता चल रहा था टॉस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। जो टीम टॉस जीती, चेस कर रही थी, और शाम के समय सेकंड इनिंग में इतना बॉल गीला हो रहा था कि बॉलर के लिए कुछ बच नहीं रहा था। टॉस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। और अगर 40 ओवर तक गेम की सिचुएशन या परिस्थितियां नहीं बदलती तो बढ़िया मुकाबला रहेगा। और ये तो हमेशा से ही रहा है, कला से ज्यादा ज्यादा किस तरीके से वो एक मेंटल मेकअप, जो टीम प्रेशर को ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करती है वही जीतती हुई नजर आती है। मेलबर्न में मुकाबला होना है सभा भाई, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम्स में से एक है। ये इस मुकाबले को एक तरह से अब लग रहा है कि किसी भी टूर्नामेंट के लिए ब्रांडिंग के लिहाज से, प्रमोशन के लिहाज से पहले ही मैच आप रख देते हैं, ताकि जो कुछ आपको अर्निंग करनी है टेलीकास्ट से, या आपको व्यूवर्स अगर अलाउड है, फैंस अलाउड है अंदर आना, सब कुछ पहले ही मैच में। पिछला वर्ल्ड कप जो दुबई में हुआ, यूएई में हुआ, वहां हमने देखा, और अब फिर ऑस्ट्रेलिया में। बाकी तो पूल चेंज हो गए, लेकिन वो पूल हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही पूल में है। क्योंकि आईसीसी का प्रयास यही रहता है कि हर एक आईसीसी इवेंट में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला दो बार हो, एक बार नहीं। इसीलिए दोनों टीमों को एक पूल में रखा जाता है कि एक बार आप पहले भिड़ लीजिए, और वहां से अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको सेमीफाइनल या फिर नॉकआउट मैचेस में एक बार फिर से भिड़ने का मौका मिलेगा। इस बार जो दुबई में T20 मुकाबला हुआ तो वहां तो घाटा हो गया आईसीसी को, क्योंकि भारत बहुत पहले ही बाहर हो गया था उस टूर्नामेंट से। और हाँ, उम्मीद यही की जाती है, बहुत ही स्ट्रांग बिलिंग रहती है इस तरह के मुकाबलों की। इंडिया पाकिस्तान हमेशा से ही बहुत ही शानदार अट्रैक्शन रहता है हर एक आईसीसी इवेंट में, और लोग इस मैच का इंतजार करते हैं। और अभी सब देखिए, अब शुरू हो गया होगा कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मुकाबला है वो 23 अक्टूबर को होने वाला है। अब लोगों ने अपनी टिकटें भी बुक करना शुरू कर दी होंगी। तो ये इम्पैक्ट रहता है इस तरह के इनकाउंटर का। रोहित शर्मा ने को जब कप्तान बनाया गया तब उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी, जो निखिल ने बात कही यहाँ पर, कि देखना यह है कि टॉस जीतने के बाद या हारने के बाद टीम किस तरह की तैयारी करती है। तो रोहित शर्मा ने बहुत बड़ी बात कही थी कि हमें तैयारी ये करनी है कि टॉस हम हार चुके हैं और हम पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, और वहां पर हमारे 2 विकेट गिर चुके हैं। वहां से आप किस प्रकार से रिकवरी करेंगे, कुछ इसी प्रकार के सिमुलेट आपको कंडीशंस करने होंगे। तो आने वाले वक्त में जो भी आपको T20 का मुकाबला होने वाला है, वहां पर तैयारी कुछ इसी प्रकार की करनी चाहिए, ताकि आप अगर उस तरह के कंडीशंस आपको मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उस तरह की सिचुएशन बनती है, तो उसके लिए आपकी तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल होनी चाहिए। तो चलिए, आईसीसी वर्ल्ड कप को लेके जो खेल नीति के तमाम व्यूअर्स हैं उनको अपडेट दे देता हूँ कि 16 अक्टूबर से वर्ल्ड कप शुरू होगा और 13 नवंबर को इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, इस टूर्नामेंट में कुल 45 मुकाबले खेले जाएंगे। 7 अलग अलग वेन्यूज होंगे: एडिलेड, ब्रिस्बेन, जिलोंग, होबर्ट, मेलबर्न, पर्थ और सिडनी में मुकाबले होंगे। 2000 चैंपियन जो श्रीलंका है
वो अपना ओपनिंग मैच नामीबिया के खिलाफ खेलेगी। अभी तक पूरा फिक्चर आ चुका है वर्ल्ड कप का। जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ऑस्ट्रेलिया जो पिछली बार की चैंपियन है, इस बार वो अपने टाइटल को बचाने के लिए मैदान पर उतरेंगे। और ये बहुत कम देखने को मिला है सब भाई कि होस्ट टीम जो है कोई टूर्नामेंट जीत जाए। ये भी एक बड़ा चैलेंज होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के लिए। हाँ, पर ऑस्ट्रेलिया की टीम धीरे धीरे सबों को सरप्राइज कर दिया था उन्होंने पिछले विश्व कप में, राजीव। और इस समय अगर देखा जाए तो उनके पास शानदार T20 खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं। बिग बैश में ही देख लीजिए, मुझे लगता है ये जो आने वाले समय में जो ऑक्शन होने वाला है IPL का, वहां पर भी कई सारे ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स जरूर अपना नाम दाखिल करेंगे ऑक्शन के लिए। और वहां से बहुत सारी जो टीमें हैं वो प्रेफर करती हैं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को लेना, क्योंकि उनके पास एक तो अगर हम बॉलर्स की लिस्ट देखें तो टॉप पेस बॉलर्स की लिस्ट देखें, उनमें कई सारे ऑस्ट्रेलियन पेस बॉलर्स हैं जिनका नाम आता है। उसके साथ साथ जो मिडिल ऑर्डर का जो स्लॉट होता है राजीव, जो पावर हिटर का स्लॉट होता है, उस तरह के कई सारे बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई टीम में हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खेल रहे हैं। तो वहां से मुझे लगता है कि एक अंदाजा मिल जाता है कि कई सारे जो इंपॉर्टेंट स्लॉट्स होते हैं T20, जो मैच विनिंग स्लॉट्स होते हैं, उस तरह के कई सारे प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया टीम में मौजूद है और उनके डोमेस्टिक क्रिकेट में इस समय खेल रहे हैं। तो साख बचाने की लड़ाई जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही है, उस पर आगे बातचीत करें। उससे पहले एक और अपडेट दे दें कि भारत के पूल में कौन कौन सी टीमें हैं। भारत के पूल में पाकिस्तान है, जैसे कि आपको हमने बताया, बांग्लादेश है और दक्षिण अफ्रीका है। साथ में 2 टीमें जो क्वालिफाई करेंगी, क्वालिफाइंग मुकाबलों से वो आएंगी। और इनका मुकाबला कब कब है आपको बता दें। दूसरा मुकाबला 27 तारीख को खेलेंगे ग्रुप 1 से जो क्वालिफाई रनर अप आएगा उसके साथ। देन हम तीसरा मुकाबला 30 अक्टूबर को खेलेंगे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। चौथा मुकाबला 2 नवंबर को खेलेंगे बांग्लादेश के खिलाफ। और 5वां मुकाबला खेलेंगे 6 नवंबर को ग्रुप बी के विनर के साथ। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें। निखिल भाई, अब आप एक सवाल है आपसे कि जो यूएई में टूर्नामेंट खेला गया वो पूल आपको हल्का लग रहा था या अभी वाला पूल आपको हल्का लग रहा है? दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश है। राजीव भाई, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है, T20 विश्व कप है, T20 का फॉर्मेट है, इसमें कोई पूल हल्का नहीं, कोई विपक्षी टीम हल्की नहीं। और ये भारत से बेहतर कौन जानता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, 120 गेंदों के फॉर्मेट में अगर गलतियां होती हैं, 2 गलतियां होती हैं, तो वापसी करने के लिए आपके पास समय नहीं रहता। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप हर टीम के खिलाफ, जो मर्जी टीम के खिलाफ आप खेल रहे हैं, आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने को देखें, आप अपनी योजना के ऊपर डटे रहें, उसको अमल करने को देखें। और जो रोहित ने कहा, जो सभा भाई ने भी कहा था, आप अपने लिए मेंटली ऐसे तैयार करें कि आप मुश्किल परिस्थिति में आपके पास कौन सा ऐसे खिलाड़ी है जिनको आप तैयार कर रहे हैं। बहुत जरूरी रहता है कि विश्व कप हो या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो, आप हमेशा अपने प्लेयरों को तैयार करते हैं कि मेरे लिए ये खिलाड़ी का रोल ये रहेगा। अगर सलामी बल्लेबाज में एक्स फैक्टर कौन है, कौन जिम्मेदारी निभाएगा, किस तरीके से आप पावर प्ले में बैटिंग करेंगे, मध्य क्रम में आके कौन जिम्मेदारी निभाएगा, और फिनिशर के रोल में मेरे पास कौन कौन से खिलाड़ी हैं, किन खिलाड़ियों को मैं तैयार कर रहा हूं। तब तक अगर हार्दिक पांड्या फिट होते हैं, नहीं तो वेंकटेश अय्यर को आप एक ऑलराउंडर की भूमिका में देखना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने गेंदबाजी नहीं की है, तो आप उनको किस तरीके से गई है ना निखिल भाई, कराई नहीं गई है। वो तो करना चाह रहा पर नहीं कराई। वही मैं कहने को देख रहा हूँ, कई बारी यही होता है कि आप अपनी टीम की तैयारी में ये भूल जाना चाहिए कि विश्व कप आपको जीतना जरूरी है, लेकिन बायलैटरल सीरीज में आप हार जाएं, कुछ प्रयोग करते हैं, कौन से खिलाड़ी को देख रहे हैं, वो जरूरी रहता है कि आप अपनी टीम को तैयार करें। और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम रह जाते हैं, और अंतिम समय पे जब असली मुकाबले में एक मुश्किल परिस्थिति आती है, वहां पे फंस जाते हैं। नहीं तो आप देखिए, पहले 1 दिवसीय मुकाबले में राजू भाई, आपको कब याद है कि साउथ अफ्रीका में श्रृंखला खेली जा रही है, सफेद बॉल 1 दिवसीय क्रिकेट हो रही है, और साउथ अफ्रीका 3 स्पिनर खिला के मुकाबला जीत जाती है। यार आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी निखिल भाई, क्योंकि मैं अभी आंकड़े देख रहा था। माकरम केशव महाराज और शबरेज तमसी ने 26 ओवर डाले, 126 रन दिए और 4 विकेट लिए। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय स्पिनर्स की बात करें तो उन्होंने 20 ओवर डाले, 106 रन दिए और सिर्फ 2 विकेट लिए। ये बड़ा फर्क डाल गया आपको लग रहा है सभा भाई? निखिल भाई आप बात पूरी कर ले, फिर सभा से पूछता हूं। नहीं, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, वो 26 ओवर में मजे की बात है, एडम माकरम ने अपने 5 ओवर तो पावर प्ले में डाल दिए थे। अगर 5 ओवर आप एडम माकरम जैसे गेंदबाज को पावर प्ले में डालने देंगे, 296 चेस कर रहे हैं, तो गुरुजी मिडिल ऑर्डर के ऊपर तो और प्रेशर बनेगा। क्या आपको लग रहा है सभा भाई, ये एक ऐसा
डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको सुधार करना पड़ेगा। और बहुत ही मुझे लग रहा है कि क्वालिटी वाइज देखें तो चहल और अश्विन ज्यादा क्वालिटी वाइज बेहतर गेंदबाज है, लेकिन इफेक्टिव कौन हो रहा है? वो दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने उनके विरुद्ध एक शानदार प्लान बना के रखा था, रिवर्स स्वीप और कन्वेंशनल स्वीप का, और उसके सामने हमारे दो स्पिनर्स के पास कोई और विकल्प था नहीं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप कोई ना कोई परिवर्तन करें, कोई आपका प्लान बी भी होना चाहिए कि अगर खिलाड़ी एक स्वीप शॉट खेल रहा है तो उसके विरुद्ध मुझे किस प्रकार की बॉलिंग करनी होगी, किस लेंथ से बॉलिंग करनी होगी। अगर आप स्वीप लेंथ की बॉल डालेंगे तो फिर आपको स्वीप देखने को मिलेगा, और ये बहुत ही प्रोडक्टिव शॉट हो गया है, विशेष करके अब तो हर एक फॉर्मेट में इस तरह के शॉट देखने को मिलते हैं। अब रही बात, मैं मानता हूँ आपकी बात कि हमारे जो दो स्पिनर्स उनमें ज्यादा अच्छी क्वालिटी है, और पर दक्षिण अफ्रीका के सिलेक्शन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग थे इस बार। उन्होंने विकेट के मुताबिक अपने स्पिनर्स का इस्तेमाल किया। तबरेज शम्सी मुझे लगता है नंबर 1 है, नंबर 2 है व्हाइट बॉल क्रिकेट में स्पिनर, या हो सकता है कि T20 में। केशव महाराज वेरी इफेक्टिव बॉलर, जिस तरह से उन्होंने शिखर धवन का विकेट लिया। और एडन मार्करम को हम लोगों ने देखा था वर्ल्ड कप T20 में भी उनका इस्तेमाल हुआ था एक ऑलराउंडर के रूप में, और यहाँ पर भी उनको पावर प्ले में गेंदबाजी करा दी। तो मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी वाइज दक्षिण अफ्रीका हमारे टीम से आगे रही। निखिल भाई, क्या रीजन आप देख रहे हैं? आप भी ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी करते रहे, आपको इतने स्वीप नहीं पड़ते थे जितना आज के गेंदबाजों को स्वीप पड़ते हैं। राजीव भाई देखिए, या सभा भाई से आपकी सेटिंग थी, वो मारते नहीं थे आपको स्वीप? दो ही चीज हो सकता है। नहीं, मैं बताता हूँ कि हम लोग उस समय ना बचते क्यों थे, या उस समय एक बार निखिल ने मुझे आउट किया है, आउट याद नहीं है? कोटला में मैं 97 में बैटिंग कर रहा था यार, 100 था मेरा। ये इनको लग रहा था हल्के से मैं मार दूंगा 4 रन हो जाएगा। हाँ, और वो ग्लव्स में लग के वो सीधा यार वो गली के हाथ में चली गई। तो राजीव भाई, फर्क बहुत ये अब हो गया है कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे दर्शकों को ये समझा दें कि 40 ओवर तक आपके पास जो है वो 5 खिलाड़ी 30 यार्ड के दायरे के अंदर होते हैं। 4 ही खिलाड़ी आपके 30 यार्ड के दायरे के बाहर रहते हैं, बाउंड्री पेट्रोल कर रहे होते हैं। युजवेंद्र चहल को कहां दिक्कत हो रही थी? जब बबूमा और वैंडर डूसन बल्लेबाजी कर रहे थे, आप अगर ऑन साइड पे 2 खिलाड़ी बाहर लेते हैं तो आपके पास डीप स्क्वायर लेग हो गया और एक लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी हो गया। डीप मिड विकेट का खिलाड़ी जो है वो खाली रहता है, वो नियम के तहत, क्योंकि आपके पास ऑफ साइड पे आपके खिलाड़ी बाहर रहते हैं, एक स्वीपर कवर और एक लॉन्ग ऑफ। तो बतौर गेंदबाज अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरी फील्ड है नियम के मुताबिक 40 ओवर के अंदर 10 ओवर के और 40 ओवर वो 30 ओवर का जो खेल है, उसमें मुझे किस तरीके से बॉलिंग करनी है। मुझे खुद थोड़ा सा इनोवेटिव होना पड़ेगा। अगर आप बबूमा को अगर करीब से देखेंगे, वो स्क्वायर कट नहीं खेलते। आप वो हमेशा स्वीप करने को देखते हैं या सीधे बैट से कवर्स की दिशा में खेलते हैं। वैंडर डूसन स्वीप करना बहुत पसंद करते हैं। अब रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी करते हैं, उनको नियम के तहत वो लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी मिड ऑफ में रखना होता है, इसलिए वो आगे नहीं डाल पाते। ऑस्ट्रम के बाहर डालने में थोड़ा सा कतराते हैं, क्योंकि हल्का सा भी चिप करेंगे तो मिड ऑफ के ऊपर से वो 4 रन हो जाएगा। तो उनकी जो गेंदबाजी है वो मिडिल और लेग स्टंप पे रहती है, वो जब ऑफ स्पिन डालते हैं, क्योंकि 3 खिलाड़ी ऑन साइड पे रहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप अपना स्पेल को स्टार्ट कर रहे हैं कि आप बतौर गेंदबाज कहां जोखिम उठा सकते हैं। आपको चांस लेना पड़ेगा। अगर 2 चौके लगते भी हैं, 2 चौके के साथ अगर आपको एक विकेट मिल जाती है, कम से कम वो 200 रनों की एक वो साझेदारी तो नहीं रहेगी। वो करना बहुत जरूरी है। आपको बतौर गेंदबाज, जैसे बैट्समैन एक जोखिम उठाता है, वैसे बतौर गेंदबाज भी आपको जोखिम उठाना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि ये फील्ड रिस्ट्रिक्शन जैसी होगी। बिल्कुल। निखिल भाई की बात को आगे कंटिन्यू करूं सभा भाई, तो ये कमल चंद है हमारे एक व्यूअर, उनका सवाल है। उनका कहना है कि भुवनेश्वर कुमार इज नॉट सुटेबल इफ ही कंटिन्यू टू एक्सप्रेस द काइंड ऑफ इंटेंट। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू हो गया है इन दोनों भुवनेश्वर कुमार के साथ, कि बहुत डिफेंसिव गेंदबाजी करके निकल जाए। विकेट टेकिंग ऑप्शन जो होता था कभी उनके साथ, वो बिल्कुल नदारद है। देखिए, भुवनेश्वर की स्पेशलिटी रही है कि नई बॉल से विकेट लेना, और अगर वो नई बॉल से विकेट नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है कि भारतीय टीम को परेशानी हो रही है। वो एक समय टॉप विकेट टेकर थे नई बॉल के साथ, और पावर प्ले में 3 या 4 ओवर का स्पेल डालते थे या 5 ओवर का स्पेल डालते थे, वहां पर उनको विकेट मिलता था। पर ये बहुत दिनों से देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए मुझे लगता है कि परेशानी बढ़ रही है। मिडिल ओवर्स में तो पहले भी आकर वो रन को रोकते थे, या फिर डेथ ओवर्स में आकर वो गेंदबाजी करते थे। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट, क्योंकि वो स्विंग बॉलर है, इसीलिए उनको नई बॉल से ये उम्मीद की जाती है कि वो विकेट ला कर देंगे। अगर भुवनेश्वर कुमार विकेट नहीं दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये समस्या है भारतीय टीम के लिए, और इसी वजह से उनके लिए एक विकल्प ढूंढना होगा आपको। और अगर दीपक चहर फिट है, अगर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो फिर आप उनको खिला सकते हैं।
या फिर आप एक मौका और दे, या अगर आप श्रीलंका में भी का भी जो दौरा हुआ था वहां पर भी भुवनेश्वर कुमार जो गेंदबाजी की थी उसमें मुझे लगता है कि नई बॉल से सिर्फ 1 या 2 ही मात्र उनको विकेट मिले थे। जी। तो चाहे वो श्रीलंका हो या फिर दक्षिण अफ्रीका हो, यहाँ के विकेटों पे भी अगर या आप वर्ल्ड कप आप याद कर ले सब भाई, वर्ल्ड कप में भी यही हाल वर्ल्ड था। कप आप देख लें, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक मुद्दा जरूर है भारतीय टीम के लिए और इसको सुलझाना होगा जल्द से जल्द। निखिल भाई, अरूप महतो है, उनका एक सवाल है, उनका कहना है हार्दिक पांड्या की जगह पक्की करने के लिए तो नहीं कभी वेंकटेश अय्यर को गेंदबाजी नहीं कराई जा रही है कि उनका स्लॉट पक्का रहे? नहीं, देखिए पक्का नहीं, वो भी एक युवा खिलाड़ी है, उम्मीद करते हैं कि वो मुकाबले जिताए। प्रतिभा है लेकिन प्रतिभा को न्याय देना भी जरूरी है। डेब्यूटेंट है, पहला मुकाबला, थोड़ा सा वो उतावलापन रहता है, वो एक्साइटमेंट रहती है, उसमें शायद गलती हो गई। लेकिन एक समय था समय भाई जब वो पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, तब मुझे लगा कि उस समय पे आप गेंदबाजी करा सकते हैं, 3 या 4 ओवर आप करा लेते, उस समय की पता तो चलता है कि आने वाले समय में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन को 6 नंबर पे बैटिंग कराने को देख रहे हैं, तो वो एक गेम प्लान बिल्कुल अलग हो जाता है। सारा जीवन जब वो एक खिलाड़ी जो है राजीव भाई, वो नया बॉल से खेलता है, पावर प्ले में खेल रहा है, गैप में मिलती है तो उसको 4 रन मिलते हैं, उसको भागना नहीं पड़ता, वो अलग किस्म का प्रेशर रहता है। लेकिन बॉल पुराना हो जाता है, स्कोरबोर्ड का प्रेशर अलग रहता है, आस्किंग रन रेट अलग रहता है, आपको अच्छी बॉलों को भी तब्दील करना पड़ता है चौकों में, क्योंकि आपको 6, 6.5, 7 रन प्रति ओवर अगर बनाने हैं और आपको अगर 40 ओवर के बाद बैटिंग मिलती है, वो 60 गेंदों में एक और अतिरिक्त खिलाड़ी 30 यार्ड के दायरे के बाहर रहता है, एक और खिलाड़ी जो है बाउंड्री को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, तो आपके पास वो पावर हिटिंग है, तो इतनी जल्दी वो खिलाड़ी भी डेवलप नहीं होगा। प्रतिभा है पर आपको उसमें थोड़ा सा वो योगदान उसको देने के लिए समय देना पड़ेगा कि कहाँ पे वो चौके डेवलप कर सकता है। लेकिन और मैं मानता हूँ बतौर एक छठा विकल्प 3 या 4 ओवर उनसे करा के देखिए तो सही हो, क्या पता उनके पास कुछ वो ऐसी कला हो, क्योंकि वो विजय हजारे में गेंदबाजी करते हैं। और इसीलिए निखिल और राजीव, मुझे लगता है कि एक मैं ये बात करना चाहता हूँ कि नंबर 5 पर इस साल वेंकटेश अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी की है मध्य प्रदेश के लिए। विजय हजारे में बेहतरीन शॉट्स लगाए हैं, शतक लगाया है उन्होंने, तो वो एक और अच्छी पोजीशन हो सकती है यहाँ पर वेंकटेश अय्यर के लिए। अगर नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर खेले, नंबर 5 पे वेंकटेश अय्यर खेल रहे हैं और नंबर 6 पर एक फिनिशर के रूप में आप ऋषभ पंत का इस्तेमाल करते हैं, तो ऋषभ पंत के साथ एक एडवांटेज ये है कि वो निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ टेस्ट क्रिकेट में हम लोगों ने देखा है और उनके लिए कई बार उन्होंने अच्छी पारियां खेली हैं, तो वो भी एक परिवर्तन भारतीय टीम सोच सकती है बैटिंग ऑर्डर में, क्योंकि वेंकटेश अय्यर अपने टीम के लिए, एमपी के लिए 5 नंबर पर शानदार बल्लेबाजी करते हैं। विराट कोहली के फॉर्म और शिखर धवन के फॉर्म को लेकर भी आगे बहुत ढेर सारे सवाल आ रहे हैं, उनके सवाल भी लेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम, अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं, हर मंगलवार और शुक्रवार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। निखिल भाई और सबा भाई के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। 2 सवाल एक साथ निखिल भाई आपके लिए है, उसको मैं क्लब कर दे रहा हूँ। एक तो सवाल हमारे क्रिकेट फैन है उनका है और एक हर्ष जैन का है। क्रिकेट जो फैन है उनका सवाल है कि क्या विराट 85 बनाते रहेंगे, 100 बनेगा, मैच का फिनिश करके दिखाएंगे? और दूसरा हर्ष जैन का सवाल है कि क्या वनडे क्रिकेट में जो शिखर धवन फॉर्म दिखा रहे हैं उससे उनको T20 स्क्वाड में जगह मिल सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में T20 में उनका एवरेज 40 से ऊपर का है। देखिए, सबसे पहले ये अच्छी बात है कि विराट कोहली कम से कम 50 बना रहे हैं, बाकी के मध्यक्रम तो 50 भी नहीं बना पा रहे थे। और बड़ा रेयर होता है विराट कोहली को, जो हमने एक वो टैगलाइन दिया हुआ है चेस मास्टर का, कि जब वो एक स्टार्ट मिलता है तो एक बड़े स्कोर में तब्दील करते हैं और मुकाबले जिताते हैं। मेरे ख्याल में 23 या 24 उनके शतक है चेस करते समय, और जिस तरीके से उन्होंने मुकाबले जिताए हैं, मैं थोड़ा हैरान था, क्योंकि जिस तरीके से वो टेस्ट कैप्टनसी से उन्होंने इस्तीफा दिया, मुझे लग रहा था कि वो बल्ला बोलेगा, जोर से बोलेगा, लेकिन 50 रन भी राजीव भाई ये संकेत दे रहा है कि फिर से वो खिलाड़ी वापस फॉर्म में आ रहा है।
तो मुझे उस बात की कम से कम खुशी है। वो मुकाबले फिनिश जरूर करेगा, वो चैंपियन खिलाड़ी है, इसमें कोई दो राय की बात मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई संदेह रहेगा। और रही बात, दूसरा सवाल क्या था राजीव भाई? दूसरा शिखर धवन के फॉर्म को लेकर था कि जो वनडे में वो फॉर्म दिखा रहे हैं, क्या उससे T20 में उनको जगह मिलेगी? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उनका एवरेज जो है T20 फॉर्मेट में वो 40 से ऊपर का है। ये हर्ष जैन का सवाल था। क्योंकि विश्व कप में अगर आप देखें, आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट्स रहे हैं, उनका बल्ला बड़ी जोर से बोलता है। आईसीसी इवेंट्स में खास तौर से वो अच्छे अंदाज से रन बनाते हैं, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन है। लेकिन उसे बड़ी अभी एक और सरदर्दी आने वाली है, जो भारतीय क्रिकेट के लिए या भारतीय कप्तान के लिए एक अच्छी सरदर्दी होगी। रोहित वापसी करेंगे तो आप शिखर को कहाँ खिलाएंगे, या आप केएल राहुल को कहाँ बल्लेबाजी कराने को देखेंगे? और T20 में खास तौर से जिस तरीके से केएल राहुल भी बैटिंग करता है, वो हम लोग बात करते हैं वो एक्सप्लोसिवनेस की, वो पहले 6 ओवर में वो स्ट्राइक रेट की, वो मोमेंटम की। तो उस लिहाज से आप शिखर को खिलाएंगे या केएल राहुल को खिलाएंगे? तो ये भाई आपका बहुत बड़ा एक सवाल उठने वाला है। इस सीरीज को लेके भी और सवाल है सभा भाई, वसंत नारायण का सवाल है कि हम आवेश खान को क्यों नहीं जगह देते टीम में? एक प्रॉमिसिंग बॉलर है, मुझे लगता है कि उनके बारे में चयनकर्ताओं ने कई बार डिस्कशन भी किया होगा और उनका भी नाम उस लिस्ट में अब आ ही गया होगा। और जिस तरह का प्रदर्शन उनका रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, आईपीएल में, आवेश खान को मौका मिलना चाहिए। अभी नहीं तो फिर बहुत जल्दी उनको भी मिलने वाला है मौका, क्योंकि वो भी एक एक्साइटिंग यंग पेस बॉलर है। उनके अंदर भी वो विशेषता है, वो विकेट टेकिंग एबिलिटी जो हम लोग मोहम्मद सिराज में देख रहे हैं, वो आवेश खान में भी है। पर इस समय जो हमारे टीम में जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है और उस बूते पे ही वो इस समय टीम में है। कितने सारे पेस बॉलर्स हैं इस समय टीम में। दीपक चाहर के बारे में उन्होंने नाम लिया है, वो टीम में शामिल है। मोहम्मद सिराज हैं, वो टीम में है। उसके साथ साथ नवदीप सैनी को आपने ऐड किया है, क्योंकि इंडिया ए का जो दौरा हुआ दक्षिण अफ्रीका का, वहां पर उनकी गेंदबाजी काफी अच्छी हुई थी। तो आवेश खान को भी मौका मिलेगा, पर थोड़ा मुझे लगता है कि इस समय उनको इंतजार करना होगा। निखिल भाई एक सवाल है। जी सवाल है। फिर मैं एक सवाल सवा भाई से भी करना चाहूंगा। रोहित पाठक का सवाल है कि क्या भारतीय टीम इस दक्षिण अफ्रीका दौरे पे रोहित शर्मा को एज अ बैट्समैन मिस कर रही है? देखिए, जिस तरीके का वो खिलाड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो एक मैच विनर है, एक्स फैक्टर प्लेयर है। वो मेरे लिए तो वो एक मैच विनर है। सफेद बॉल क्रिकेट का जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं, विराट बैटिंग करते हैं, दो प्रूवन एंटिटीज हैं। एक खिलाड़ी जिसने दोहरे शतक लगाए हुए 50 ओवर के फॉर्मेट में, जिस तरीके से अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, और वो भी पहले 10 ओवर में अगर चेस कर रहे हो तो बड़े अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन करते हो चेस को, कि 10 ओवर पावर प्ले में जब आपके पास मौके हैं रन बनाने के लिए, तो आप किस तरीके से बनाने को देख रहे हैं। बोलन पार्क का विकेट राजीव भाई थोड़ा सा धीमे है। अगर तेज विकेट होता तो आप पहले 10 ओवर में ये सोचते हैं कि विकेट ना गवाएं, और बाकी के 40 ओवर जैसे बॉल पुराना हो जाएगा, मूव नहीं करेगा, तो आप रन बनाने को देख सकते हैं। लेकिन धीमी विकेट पे पहले 10 ओवर में रन बनाना जरूरी है, क्योंकि कड़ा बॉल होता है, बैट पे और अच्छा आता है, आप शॉट्स लगा सकते हैं। और आप कहीं ना कहीं देखते हैं कि 296 का अगर आप ब्रेक डाउन करें, पावर प्ले को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर आखिरी 40 ओवर में वो आस्किंग रन रेट बढ़ता चला जाएगा। और अगर आप फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का फायदा नहीं उठाएंगे, तो आने वाले बैट्समैनों के लिए वो दिक्कतें रहेंगी। मेरा सवाल राजीव भाई आपसे भी और सभा भाई से भी है। सभा भाई, बगैर अनादर किए हुए अगर हम भारतीय क्रिकेट के भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, दो तो विश्व कप है, एक T20 का और एक 2023 में 50 ओवर की क्रिकेट का, भुवी के खिलाफ मतलब बगैर उनका अनादर किए हुए चैंपियन गेंदबाज हैं। क्या ये मौका, और ये आवेश खान, मोहम्मद सिराज, दीपक चहर, ये जो नए उभरते हुए सितारे हैं, जिनके पास वो गति है, वो एक्स फैक्टर गेंद है, जो बैट पे आके जोर से लगता है, बॉल मूव करा सकता है, क्या इन खिलाड़ियों को कम से कम 15-15, 18-18 मुकाबले नहीं देने चाहिए थे अपनी कला दिखाने के लिए? जरूर देने चाहिए निखिल, और इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोग कई बार बहुत देर कर देते हैं वो ट्रांजिशन लाने में। और ये बात मैंने टेस्ट क्रिकेट में भी कही थी, ये बात मैंने T20 में भी कही है, और यही बात बहुत जरूरी है यहाँ पर समझना टीम मैनेजमेंट को, चयनकर्ताओं को। क्योंकि आप विश्व कप की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप विश्व कप की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसे युवा प्लेयर्स में इन्वेस्ट करना होगा जिनको कम से कम 15 या 20 एक दिवसीय मैचेस खेलने का अनुभव हो जाए। और ये इसमें लॉजिक भी है, और ये लॉजिक MS धोनी ने कई बार लागू भी किया था, उसका फायदा भी मिला है उनको, कि आपको विश्व कप खेलने के लिए
उतने मैचेस आपको देने होंगे, पर अगर आप वही एक्सपीरियंस कुछ हद तक ही काम आता है, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस देना होता है नए नए खिलाड़ियों को, जो हम लोग इस समय कर नहीं रहे हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम और ज्यादा प्रोएक्टिव होकर इस तरह का डिसीजन लें और यंगस्टर्स को मौका दे। अच्छी बात है कि कम से कम वेंकटेश अय्यर को मौका मिल रहा है, उनको भी आप ट्राई आउट करें एक बॉलर के रूप में भी, तो आपको एक ऑलराउंडर मिल जाएगा। मुझे लगता है कि इस तरह की चेंजेस आपको लाने होंगे टीम में। अब भारत की परेशानी क्या रही है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, स्पेशली वनडे में, कि हमारे पास नई गेंद के साथ विकेट लेने वाला कोई भी नहीं रहा है। ये तो चलिए अच्छा रहा, पिछले मैच में जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट ले लिए, पर कल हम लोगों ने जो शो किया था उसमें राजीव ने बहुत अच्छी बात उठाई थी, 412 दिनों के बाद जसप्रीत बुमराह ने नई बॉल के साथ विकेट लिया है। तो चलिए अगर हम ये मान लेते हैं कि जसप्रीत बुमराह आपका एक प्रीमियर बॉलर है जो नई बॉल से आपको विकेट लेकर देगा, तो उसके साथ एक और पार्टनर होना चाहिए जो आपको नई बॉल के साथ विकेट ला कर दे। और ये सिर्फ भारतीय कंडीशंस में नहीं है, जहां पर बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस हैं, पेस बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस है, वहां पर भी हमारे पेस बॉलर्स को नई बॉल से विकेट नहीं मिलता है। और अगर आप 50 ओवर खेल रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि 10 ओवर के बाद, तो फिर तो अगर आपके पास विकेट नहीं है पहले 10 ओवर में, तो फिर जो नेक्स्ट 40 ओवर्स है वहां तो अपोजिशन टीम आपके सामने आसानी से 300 से ऊपर का स्कोर खड़ा कर देगी। निखिल भाई, सवाल पंत को लेके भी है, एक हमारे व्यूवर है, उनका सवाल है कि पंत व्हाइट बॉल में कब डिलीवर करेंगे। वो टेस्ट क्रिकेट में तो अच्छा करते हैं, बट व्हाइट बॉल में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, रीजन क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी है, सिर्फ शॉट सिलेक्शन की दिक्कत, और उनको अगर कोई बात करता है, और राहुल द्रविड़ से बेहतर कौन समझाएगा कि आप जितनी देर विकेट पे रहेंगे, कि आप अगर बॉलर्स को आप देखते हैं कि कौन से गेंदबाज के कितने ओवर बचे हुए हैं, जब आप बैटिंग करने जाते हैं, कोई गेंदबाज अच्छे स्पेल से गुजर रहा है, तो आपको सिंगल तो हर जगह मिल रहे हैं। आप 15-20 रन सिंगल से बना लीजिए, क्योंकि आपके लिए 3 डॉट बॉले, 4 डॉट बॉले, या आपके लिए एक ओवर में 2 चौके मारना कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो 2 चौके मारने के लिए आपको कुछ देर विकेट पे ठहरना होगा। किस तरीके से बॉल बैट पे आ रहा है, कहाँ पे आप कौन से बॉलर को मार सकते हैं, आप बॉलर्स को टारगेट कर सकते हैं। जाते ही मान राजीव भाई, जितना बड़ी मर्जी बड़ा बैट्समैन हो, जाते ही मान आप हिट नहीं लगा सकते, बड़ा मुश्किल रहता है। वो आपकी कंसिस्टेंसी, आप 10 इनिंग में से अगर आप उसमें गिनती करेंगे ना, तो आपको सफलता का रेट बहुत कम रहेगा। आप देखेंगे कि यार मैं हाफ हार्टेडली ये शॉट मारने की जरूरत थी, या मैं गेम को और लंबा ले जाऊं। अगर आप मध्य क्रम में बैटिंग कर रहे हैं, जिस नंबर पे आप बैटिंग कर रहे हैं, आपको ये होना चाहिए कि मैं गेम को डीप किस तरीके से लेके जाऊं, वो आदत बनानी है। और इस खिलाड़ी में वो प्रतिभा है कि भाई 4 चौके लगाने से अच्छा कई बार 16 सिंगल आपके लिए बेहतर होंगे, क्योंकि खून दौड़ेगा, शरीर गर्म रहेगा, और आप उतनी देर क्रीज पे खड़े रहेंगे। फिर आप एक एक बॉलर को टारगेट करके मुकाबले आप जिता सकते हैं। उनकी कला में आपको भरोसा दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस खिलाड़ी के साथ आप कंधे पे हाथ रख के आप उनको बोलेंगे, भरोसा देंगे, यार आप ही मेरे मैच विनर हो, आप मुकाबले जिता दोगे, तो फिर उसकी सोच अलग हो जाएगी, बदल जाएगी। सो भाई, कसार साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया है। जो सिनेरियो अभी है दक्षिण अफ्रीका में, उनका यह कहना है कि जब भारतीय टीम के परिस्थितियां भारतीय टीम के खिलाफ होती है, तो वो डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, और जब उनको एज ए फेवरेट देखा जाता है तो डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं। क्या विचार है इस पर आपके? देखिए, ये तो हम लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, जो मीडिया है, जो क्रिकेट फैंस, उनको ऐसा लगता है, पर एक बार जब आप मैदान में उतर रहे हैं एक टीम के लिए खेलने के लिए, तो ये सारी बातों का कोई महत्व होता नहीं है। आप सबको पता है कि भारत एक स्ट्रांग टीम है और आपको परफॉर्मेंस उस मुताबिक करनी होती है। मुझे लगता है कि ये कई बार हुआ है कि जब भारत को पुश किया जाता है अगेंस्ट द वॉल, तब वहां से प्रदर्शन काफी अच्छा रहता है। पर मैं इस तरह के लॉजिक का कायल नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप एक स्ट्रांग टीम है, तो आपको हर एक परिस्थिति में, हर एक ओपोनेंट के सामने आपको आपके परफॉर्मेंस में वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जो कि कई बार पिछले 2-2.5 साल में वो नजर नहीं आई है। कई बार हमें कमबैक करना पड़ता है, पर कमबैक क्यों करना पड़ता है? वो इस वजह से हम करते हैं क्योंकि इसके पहले वाला मैच हम हार जाते हैं। अब यही वाला मुकाबला आप देख लीजिए, अभी यहाँ पर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम कमबैक करेंगे, और कई बार हम कर चुके हैं। अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर भी हम करेंगे, पर टेस्ट मैचेस में ऐसा हुआ नहीं, टेस्ट श्रृंखला में हम कमबैक कर नहीं पाए। तो ये एक परेशानी का सबब है, जिसको दूर करना बहुत जरूरी है भारत के लिए। जो टैग है इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का, उसको दूर करना होगा भारत को, एक स्ट्रांग टीम बनने के लिए, एक डोमिनेटिंग टीम बनने के लिए।
निखिल भाई चलते चलते एक सवाल पृथ्वी जी का भी ले लेते हैं। उनका कह रहा है कि टीम सिलेक्शन और शॉर्ट सिलेक्शन दो बड़ी परेशानी की वजह रही है इस दौरे पर भारतीय टीम के लिए। टीम सिलेक्शन तो चलिए मैं मानता हूं कि आप खिला रहे हैं, कुछ सोच के साथ आप खिला रहे हैं। एक दिवसीय क्रिकेट की अगर बात करते हैं, शॉर्ट सिलेक्शन मेरे लिए ये जो मध्यक्रम की दिक्कत रही है, और टेस्ट क्रिकेट में भी आप मध्यक्रम नहीं फायर कर रहा, आप एक दिवसीय क्रिकेट में भी देखें मध्यक्रम नहीं फायर कर रहा। और ऐसा नहीं है कि सब ये भारतीय टीम जो है वो ट्रांजिशन फेज में चल रही है, कोई नए यंगस्टर्स को आप मौका दे रहे हैं। एक आधा खिलाड़ी को मौका मिल रहा है, बाकी सारे तो अनुभवी खिलाड़ी हैं, पके हुए मंझे हुए खिलाड़ी है, गेम अवेयरनेस, गेम सिचुएशन सब समझते हैं। ये ऐसे मुकाबले आपको जिताने, जिस तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ, आपको कब याद है साउथ अफ्रीका में हम 3 स्पिनर साउथ अफ्रीका खिलाड़ी और मुकाबला हार के आ रहे हैं। ये कम से कम 3-4 ओवर पहले मुकाबला खत्म होना चाहिए। ये तो हम लोग वैसे भी बच गए, 40 ओवर में 211 थे, आखिरी में आके सिर्फ 85 रन बने, विकेट्स इन हैंड थे। अगर बबूमा जल्दी आउट होते, मिलर आते, तो उनके लिए वो एक आइडियल कंडीशन होती। ये मुकाबला क्योंकि जो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस है, अब एवरेज स्कोर 270 से ज्यादा का है, 290 310 एवरेज है, क्योंकि 10 ओवर के बाद 11वें ओवर से लेकर 40वें ओवर तक नंबर ऑफ बाउंड्रीज एक दिवसीय क्रिकेट में बढ़ गई हैं, क्योंकि एक और खिलाड़ी आपका 30 यार्ड के दायरे के अंदर है। तो उस लिहाज से आपको बॉलर्स को खिलाफ थोड़ा सा टारगेट करना पड़ेगा, इसलिए वो शॉर्ट सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल भाई आपका, सभा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि सभा में भाई ने कहा कि एक इमेज जो क्रिएट हो रही है भारतीय टीम की, इस इमेज को तो आगे ले जाएं, यानी कमबैक करें, लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आप डोमिनेटिंग क्रिकेटिंग नेशन तभी बनेंगे जब आप हर मैच को उसी मैच की तरह लेंगे कि आपको हर मैच जीतने के लिए जाना है। और जो इन दिनों भारतीय टीम में ये इंटेंट शायद बहुत मिसिंग है। तो जुड़िए खेल नीति के साथ हर सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, Cyrus and Hitesh Dhingra discuss his many startups, how he built Let'sBuy.com, Truly Madly, and his latest endeavor, The Man Company. On Shunya One, Shilithya and I talked to Vijay Prateek, founder and CEO at Demitas Energies. We discussed the new tech that he's bringing onto the power grid and the potential revolution that it can bring. On Postcards from Nowhere, Utsav tells us about Bhojpuri migration songs in his new series, The Great Indian Migration. On a show about crypto, Rohan asks Mohit Momoria, CEO at Mailman, if blockchain is the solution to everything. And on All Things Policy, the Takshashila folks debate over the role of emerging tech in the military with regards to China. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. We really do appreciate the word of mouth. Also, don't forget to rate us on any of the platforms that you're listening to us on, Spotify, Apple Podcasts, wherever it is. And we are also on YouTube. On YouTube, you can check out our various channels on ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you for making this possible. जिस तरीके से हमारे माँ बाप ने अपने करियर की सीढ़ियाँ चढ़ी थी, वैसे आज के जमाने में तो पॉसिबल है ही नहीं गुरु, क्योंकि हमारा जमाना इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आज क्या नहीं है, कंपटीशन है, सोशल मीडिया है, इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि करियर का टेंशन ज्यादा होता है, उस पर काम कम। टेंशन लेने से कोई फायदा तो है नहीं। क्या करते हैं, ठंडे दिमाग से सुनते हैं प्रोबेशन से प्रमोशन तक पॉडकास्ट को हर सोमवार, जहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल बातें होती हैं आपके करियर की। और कौन करता है वो? मैं आपका होस्ट अभिनव त्रिवेदी। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।